प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 जिसका 10वां चैप्टर चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन तक करा दिए। इस वीडियो पोर्शन में हम 8 से आगे वाले क्वेश्चनों को करेंगे। 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या करा है? ये करा है दो बिंदुओं, पहला बिंदु कोई पी है, पी के जो स्थिति सदिश है वो है 2a प्लस बी, मतलब वेक्टर 2a प्लस वेक्टर बी, और क्यू का स्थिति सदिश है वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर बी। इनको मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, और यह भी दर्शाना है कि बिंदु P इस रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। अब हमें दे क्या रखा है कि P और Q दो स्थिति सदिश हैं, तो गिवन क्या है हमें प्रश्नानुसार? बिंदु P तथा Q के स्थिति सदिश वेक्टर 2a प्लस बी और वेक्टर a माइनस 3b। सपोज दैट ऐसे कोई पॉइंट P और Q मान लिए, ये पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया, ये P का स्थिति सदिश, ये Q का स्थिति सदिश। कोई अन्य बिंदु R है, इसका जो बिंदु R है वो P और Q को बाह्यतः विभाजित कर रहा है, मतलब बाहर से विभाजित कर रहा है। तो बिंदु R PQ को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, तो R का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? आप जानते हैं जब बाह्यतः विभाजित करता है तो वेक्टर R बराबर क्या हो जाता है, या वेक्टर OR बराबर, क्योंकि O कोई मूल बिंदु है तो O के सापेक्ष R का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा बेटा? वेक्टर OR हो जाएगा। OR बराबर हो जाएगा बेटा M इंटू बी माइनस NA अपॉन M माइनस N। M और N तो अनुपात हैं और B और A वो पोजीशन वेक्टर है, वो स्थिति सदिश है। ठीक है, तो वही स्थिति है यहाँ M ये हो गया 1, N हो गया 2। A की तरफ ये कार्य करेगा और ये B की तरफ कार्य करेगा। तो R का स्थिति सदिश बराबर क्या हो जाएगा? MB, M मतलब 1 अनुपात, B मतलब ये वाला A माइनस 3B माइनस NA मतलब N मतलब 2, A का मतलब ये 2A प्लस B अपॉन M माइनस N मतलब 1 माइनस 2। अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? A माइनस 3B, ये 2 का 2 से किया तो माइनस 4A, इसका इससे किया माइनस 2B अपॉन 1 माइनस 2 कितना हो गया? माइनस 1। अब A प्लस का है और 4A माइनस के, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 3A, क्योंकि A वालों को एक साथ रख लिया, B वालों को एक साथ रख लिया। ये 3B माइनस का और 2B माइनस का, तो माइनस के 5B अपॉन माइनस 1। माइनस का जब भाग देंगे बेटा ऊपर से माइनस कॉमन लेकर के, तो कितना आएगा? वेक्टर 3A प्लस वेक्टर 5B। तो R का स्थिति सदिश आ गया वेक्टर 3A प्लस वेक्टर 5B। समझ में आया? अब इसका मध्य बिंदु और ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं। तब वेक्टर RQ के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? क्योंकि इस हिसाब से तो लिया है हमने, ये कोई पॉइंट P था और ये कोई पॉइंट Q है, यहाँ ये कोई बिंदु R है। R बिंदु PQ को कैसा कर रहा है बेटा? 1:2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित कर रहा है। अब ये सिद्ध करना है कि बिंदु P जो है RQ का मध्य बिंदु होगा, तो RQ के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो RQ के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा? ये R के कोऑर्डिनेट और ये Q के कोऑर्डिनेट, या R का स्थिति सदिश और ये Q का स्थिति सदिश। तो दोनों के स्थिति सदिशों को जोड़ देना और 2 का दे देना भाग। तो R का स्थिति सदिश कितना आया था? वेक्टर 3A प्लस 5B प्लस ये Q का स्थिति सदिश है वेक्टर A माइनस 3B अपॉन 2। तो 3A और A 4A, 5B माइनस 3B 2B अपॉन 2, 2 का भाग दिया तो कितना हो गया? वेक्टर 2A प्लस B, जो कि P का क्या है? स्थिति सदिश है। क्योंकि ये जो वैल्यू आई है 2A प्लस B, ये P के स्थिति सदिश के समान है, तो हम क्या कह सकते हैं? जो बिंदु P है इस RQ का मध्य बिंदु है, जो कि P का स्थिति सदिश है, अतः P RQ का मध्य बिंदु है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। कोई समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से लिया है हमने, ऐसे ये ABCD ये समांतर चतुर्भुज है। AB समांतर है DC के, BC समांतर है बेटा AD के। तो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं का मतलब है बेटा जो एडजेसेंट साइड होती हैं, ये आसन भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा दे रखी हैं। तो संलग्न भुजाएं कितनी कितनी दे रखी हैं? 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और दूसरी वाली कितनी रखी है? i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसके विकर्ण के समांतर, इसका विकर्ण कहाँ है? ये रहा। इसके समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले क्या करना है, जब इसका जो वेक्टर है ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये इसकी भुजा ए बी बराबर इसका स्थिति सदिश दे रखा है वेक्टर ए, बी सी का स्थिति सदिश वेक्टर बी दे रखा है, ए की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और जो वेक्टर बी दे रखा है वो दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो पहले तो ये करा है इसके विकर्ण के समांतर, विकर्ण कहाँ है इसका, ये रहा, इसके समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो इसके समांतर मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो बेटा इसका स्थिति सदिश निकालेंगे, किसका, विकर्ण का। तो कैसे निकालेंगे, इसमें त्रिभुज नियम निकाल करके, त्रिभुज नियम लगा करके, योग का त्रिभुज नियम लगा करके वेक्टर ए सी निकाल देना है। तो वेक्टर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी निकाल देना है। फिर इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। माना चतुर्भुज संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी मान ली। वेक्टर ए की वैल्यू होगी 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी की कितनी होगी, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर ए और बी की वैल्यू हो गई। चतुर्भुज का विकर्ण कौन सा है, ये रहा ए सी। ए सी है तो यहाँ ये त्रिभुज नियम लगेगा, जैसे एक त्रिभुज बना दें यहाँ, देखना ए बी सी, ए से बी की डायरेक्शन में और बी से सी की डायरेक्शन में, और डायरेक्टली ए से सी की डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए सी बराबर हो जाएगा बेटा वेक्टर ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो वेक्टर ए की वैल्यू ये रही 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर बी की वैल्यू i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6, और प्लस के 5 में से 3 गए तो 2 बचे। तो वेक्टर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। अब इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस क्यों निकालना है, इसके विकर्ण की दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो इसकी विकर्ण की दिशा में जब मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा, सपोज दैट इसे डी दे दो नाम, वेक्टर डी दे दिया। तो वेक्टर डी के दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो डी के बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर डी बट्टे वेक्टर डी का मॉडुलस निकालना है। ठीक है, तो इसका मॉडुलस निकालो। वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। इसका मॉडुलस तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में i का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4। तो 36 और 9 45, 45 और 4 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अभी बताया था मैंने कि वेक्टर ए प्लस बी के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करना है। वेक्टर ए प्लस बी को हम क्या किससे डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर डी से। तो इसकी दिशा में जब मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे तो बेटा डी कैप हो जाएगा। डी कैप बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर डी बट्टे वेक्टर डी का मॉडुलस। तो वेक्टर डी का मॉडुलस निकाल दिया, कितना आया 7। वेक्टर डी हमारे पास है ही। तो वेक्टर ए प्लस बी के समांतर मात्रक सदिश कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी अपॉन वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस 7 हो गया। इनको सेपरेटली लिख दो, 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, आधार गुणा ऊंचाई होती है। तो आधार वेक्टर ए है और ऊंचाई कितनी है इसकी, ये वेक्टर बी। या समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर डायरेक्टली निकाल देते हैं, ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाल देते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको बताया है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। आई कैप जे कैप के कैप ये लिख दिए डिटर्मिनेंट के अंदर। ये वेक्टर ए की वैल्यू है, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप थी, और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी थी i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो आई जे के यहाँ लिख दिया और इनके एक कोफिशिएंट लिख दिए, पहले वाले वेक्टर के दूसरे वाले वेक्टर के। अब इनके विस्तार किए, आई कैप के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहली रो छोड़ी, ये रो होती है बेटा, ये r1 ये r2 r3, मतलब पहली रो दूसरी रो तीसरी रो। ये बेटा कॉलम होते हैं C1 मतलब कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड मतलब पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। तो आई कैप जब पहले वाले को लेंगे आई कैप को, तो बेटा पहली रो छोड़ी पहला कॉलम छोड़ा, इनको लिख देंगे -4 5 -2 3, ये लिख दिए। अब इनकी लोकेशन देखते हैं, ये माइनस प्लस क्यों लगाते हैं। इसकी लोकेशन क्या थी, A11 थी, मतलब पहली रो पहला कॉलम, एक और एक कितना हो गया 2, 2 कैसा है सम, सम आएगा तो बेटा यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे। अब सपोज दैट यहाँ आता है A12, इसकी लोकेशन क्या है जे कैप की पहली रो दूसरा कॉलम, एक और 2 कितना हो गया 3, 3 क्या है बेटा विषम, A12 लिया, एक और 2 3, 3 कैसा हो गया विषम, विषम आएगा तो बेटा नेगेटिव, अगर सम आएगा तो पॉजिटिव। ठीक है,
अब यहाँ जे कैप माइनस का आएगा। अब पहली रो छोड़ी और दूसरा कॉलम, तो 2 5 1 -3, 2 5 1 -3। अब के कैप लिया, के कैप लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पहली रो छोड़ी तीसरा कॉलम, A1 3, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 के साथ सम है तो बेटा पॉजिटिव, तो कितना लिख देंगे 2 -4 1 -2, ठीक है। आई कैप, अब इसका गुणा इससे किया 12, इनके बीच माइनस होता है और माइनस यहाँ है ही है, ये -10 तो +10 हो जाएगा। माइनस जे 2 3 6 -6 -5 प्लस के कैप 2 दूनी 4 -4 और +4, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22 आई कैप प्लस 11 जे कैप। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा वेक्टर ए क्रॉस बी जो लिया है हमने उसका मॉडुलस निकाल देंगे बस। 22 आई कैप प्लस 11 जे कैप का मॉडुलस निकालो तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा अंडर रूट में 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर 484 और 11 का स्क्वायर बेटा 121, दोनों को जोड़ा 605। 605 का जब वर्गमूल निकालेंगे इसके फैक्टर करेंगे कितने हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटा 11 × 5 और इसका ये पेयर बन जाएगा, इसे बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 11/5 वर्ग मात्रक। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये कह रहा है दर्शाइए कि OX OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए हैं। दोबारा सुने, उसने कहा है कि OX है कोई, OY है और OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब ये है, ये यहाँ समझाता हूँ, ये 3D स्पेस है, ये मूल बिंदु O है, ये OX हो गई, ये OY हो गई और ये OZ हो गया, ठीक है। यहाँ बेटा कोई पॉइंट P है, मान लिया यहाँ है और इसके सापेक्ष ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये R हो गया मॉडुलस R। अब वो ये कह रहा है कि जो OX OY OP के साथ कोई वेक्टर समान कोण से झुका हुआ है, यही कहा है इसने बराबर कोण पर झुका हुआ है, तो सिद्ध करना है इसके जो दिक् कोसाइन होंगे, इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो 1/√3 1/√3 और 1/√3 मिलेंगे। तो OP कोई वेक्टर मान लिया जो 3D स्पेस में इन तीनों एक्सिस के साथ बराबर कोण पर झुका हुआ है, मतलब इस एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण है, इसके साथ यहाँ भी अल्फा बन रहा है और इसके साथ भी यहाँ भी अल्फा बन रहा है। कहने का मतलब ये ऐसी लोकेशन दर्शानी पड़ेगी कि तीनों एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस के साथ और ये जेड एक्सिस के साथ बराबर कोण बने, ठीक है। तो तीनों के साथ बराबर बराबर कोण मान लिया अल्फा अल्फा। माना सदिश OP, ये कोई OP मान लिया अक्षों OX OY तथा OZ से बराबर कोण पर झुका हुआ है, माना यह कोण क्या है अल्फा है। तब वेक्टर OP की दिक् कोसाइन कितनी हो जाएंगे बेटा, दिक् कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइन। जब इसका इंट्रोडक्शन कराया था मैंने डायरेक्शन कोसाइन की चर्चा की थी, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग कॉस अल्फा, वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा बेटा कॉस बीटा होगा वैसे, लेकिन यहाँ तीनों के साथ अल्फा कोण बना रहा है तो बेटा यहाँ भी कॉस बीटा होगा और जेड एक्सिस के साथ भी कॉस अल्फा ही रहेगा, समझे। तो तीनों के साथ कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा हो गया, क्योंकि तीनों के साथ बराबर कोण बना रहा है। लेकिन होता क्या है कि L² + M² + N², एक L का मतलब क्या होता है एक्स अक्ष के साथ दिक् कोसाइन, M क्या है वाई अक्ष के साथ दिक् कोसाइन, N क्या है बेटा जेड अक्ष के साथ दिक् कोसाइन। तो L² + M² + N² एक होता है, प्रूव किया है हमने। तो L की वैल्यू कॉस अल्फा, M की वैल्यू भी कॉस अल्फा और N की वैल्यू भी कॉस अल्फा, तो कितना हो जाएगा cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा और ये कितना हो जाएगा बेटा 3 cos² अल्फा और ये cos² अल्फा और कितना हो जाएगा बेटा 1/3 और cos अल्फा और कितना हो जाएगा 1/√3। अतः सदिश OP की जो दिक् कोसाइन है कितनी हो जाएंगी 1/√3 1/√3 1/√3, क्योंकि यहाँ cos अल्फा की वैल्यू 1/√3 आ गई, तो यहाँ M की वैल्यू भी वही होगी और N की वैल्यू भी वही होगी। यही हमें सिद्ध करना था, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है मान लीजिए एक वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर ए की जो स्थिति सदस्य क्या दे रखा है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप और वेक्टर सी बराबर कितना दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तो एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात करना है जो ए और बी दोनों पर लंब है और c.d बराबर 15 दे रखा है। दोबारा सुने, तीन वेक्टर दे रखे हैं बेटा, ए दे रखा है बी दे रखा है सी दे रखा है
उसने कहा है कि वेक्टर डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है, समझे, और सी डॉट डी बराबर 15 दे रखा है। तो प्रश्नानुसार ए बराबर ये दे रखा है, बी बराबर ये दे रखा है, सी बराबर ये दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, ए और बी दोनों पर लंब है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ए और बी दोनों पर लंब होता है तो जब हमने ए क्रॉस बी निकालना बताया था, ए क्रॉस बी बराबर क्या बताया था, ए क्रॉस बी बराबर बताया था बेटा, ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता था, ए और बी दोनों के लंबवत होता था। ऐसे होता था, इसका डायग्राम भी बता दूं एक बार। ऐसे ये वेक्टर ए लेते थे यहाँ, और बेटा ये वेक्टर बी लेते थे, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, और इन दोनों का जब क्रॉस करते थे तो ये इनके लंबवत एक इकाई सदिश आता था जिसे एन कैप बोलते थे, और ये माइनस एन कैप हो जाता था। ये इनके लंबवत इकाई सदिश होता था, ए और बी दोनों का लंबवत इकाई सदिश। तो हमने ऐसे यहाँ मान लिया वेक्टर ए तथा बी पर लंब सदिश क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर आई कैप जे कैप के कैप। अब ए के देख अनुपात देखो कितने कितने हैं, 1 4 2 1 4 2। अब बी के कितने 3 - 2 7 3 - 2 7। तो ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, अब इसका विस्तार करो, आई कैप पहली रो छोड़ी पहला कॉलम। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था 10वें वाले में अच्छे तरीके से सेम वही प्रोसेस है। तो पहली रो छोड़ी पहला कॉलम, तो 4 2 - 2 7। अब इसकी लोकेशन क्या है, A12, तो A12 है, इसकी A11 है, इसकी A13 है, क्योंकि R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं हम बेटा, R2 के सापेक्ष भी विस्तार कर सकते हैं, R3 के सापेक्ष भी विस्तार कर सकते हैं, C1 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, समझ में आया। A1 2 1 और 2 कितना हो गया बेटा 3 3 क्या है, विषम संख्या, विषम है मतलब ऑड नंबर है, ऑड है तो क्या आएगा, नेगेटिव है। अब तो पहली रो छोड़ी दूसरा कॉलम, तो 1 2 3 7। अब के कैप लिया, 1 और 3 4 हो गए, 4 के साथ सम है तो पॉजिटिव आएगा। तो पहली रो छोड़ी तीसरा कॉलम, तो 1 4 3 - 2, समझ में आए। अब ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा आई कैप 4 7 28 2 दूनी 4 -4, और बीच में माइनस लगता है तो +4 माइनस जे कैप, तो 1 7 7 7 - 6 प्लस के कैप 1 दूनी 2 -2 और -12 4 3 12। ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा 28 4 32 आई कैप 7 - 6 गए तो 1 जे कैप, और -2 और -12 -14 के कैप। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप। ये बेटा ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई है, देख लें, ठीक है। ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके में। तो ए क्रॉस बी तो निकाल दी, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आई है बेटा, ए क्रॉस बी क्यों निकाला है आपको पता है कि ए क्रॉस बी जो आया है बेटा वो हमारा ए और बी का लंबवत सदिश है, ए और बी दोनों का लंबवत सदिश है, और ए और बी दोनों का जो लंबवत सदिश होगा वो वेक्टर डी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। उसने कहा वेक्टर डी ज्ञात कीजिए, वेक्टर डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है। तो ए और बी दोनों पर लंब क्या हो गया, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी कितनी आई, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी इंटू साइन थीटा एन कैप, ठीक है, यही है। और एन कैप क्या है यहाँ, इसका लंबवत इकाई सदिश होता है, तो जो किसके बराबर होगा, वेक्टर डी के। लेकिन परिमाण में ये बड़ा है या छोटा है ये हमें नहीं पता, नहीं पता तो ये कांस्टेंट राशि ले लेंगे। तो वेक्टर डी बराबर क्या ले लेंगे, लैम्ब्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। तो डी बराबर लैम्ब्डा टाइम्स ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई 32 आई कैप माइनस जे कैप प्लस -14 के कैप। अब सी डॉट डी बराबर कितना है 15 दे रखा है, सी की वैल्यू कितनी है, ये रही बेटा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 14 के कैप, सॉरी 4 के कैप, एन टू डी की वैल्यू ये रही बेटा लैम्ब्डा टाइम्स 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप बराबर 15। अब बेटा इनका गुणा कर दो, लैम्ब्डा टाइम्स ऐसा ऐसा रहने दिया, आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, और के वाले का के वाले के साथ। डॉट प्रोडक्ट आते हैं आपसे अच्छे से, 2 का गुणा 32 से किया 64, 1 का इससे किया +1, 4 का 14 से किया -56 बराबर 15। अब देखना 64 और 1 65, 65 में से 56 गया तो 9, 9 लैम्ब्डा बराबर 15, लैम्ब्डा बराबर 15/9, 3 से 5 बार 3 से 3 बार, तो लैम्ब्डा बराबर 5/3 आ गया। डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर था लैम्ब्डा इंटू 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 5/3, क्योंकि ये रही इंटू 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप। तो वेक्टर डी बराबर कितना हो जाएगा, इनका गुणा कर दिया इनसे बस, 160/3 आई कैप -5/3 जे कैप -70/3 के कैप। ये वेक्टर डी की वैल्यू आ गई, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है ये देखते हैं। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आती हो तो बेटा वीडियो को पॉज करके देख लिया करो, और प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, सभी प्लेलिस्ट में देख लिया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें जिससे और बच्चों को भी बेनिफिट मिले। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये कह रहा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिश हो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ, मतलब सदिश कौन से का, इसका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिशों कौन कौन से, ये सदिश और ये सदिश, इनके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना 1 के बराबर है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। इसे क्या दे दिया बेटा, वेक्टर ए नाम दे दिया, इसे क्या दे दिया बेटा, वेक्टर बी नाम दे दिया, और इसे क्या दे दिया है, वेक्टर सी। अब उसने कहा है इस सदिश का इसके और इसके योगफल, तो ये जो बी और ये जो सी दिया है इन दोनों का योगफल निकालो, तो वेक्टर बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब बेटा बी प्लस सी देखना कितना हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन में यहाँ ये प्लस है बेटा, तो बी प्लस सी देखना, आई वालों को जोड़ो, जे वालों को और के वालों को, तो 2 प्लस लैम्डा और 4 और 2 6, ये माइनस 5 और ये प्लस के 3 तो माइनस के 2 के कैप। अब वेक्टर बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालो, मतलब परिमाण निकालो, मॉडुलस निकालो, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और के का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट कितना हो गया 2 प्लस लैम्डा उसका स्क्वायर, जे का कितना हो गया 6, के का कितना हो गया माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, 2 का स्क्वायर 4, लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 4 इंटू लैम्डा 4 लैम्डा प्लस 36 और 4 40। ठीक है, तो कितना हो गया, ये वेक्टर बी प्लस सी का मॉडुलस आ गया, वेक्टर बी प्लस सी का मॉडुलस आ गया अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब उसने कहा इस वेक्टर कौन सा, बी और सी के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश। बेटा वेक्टर बी और सी का मात्रक सदिश निकालना है। वेक्टर बी और सी का, वेक्टर बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं हम, बराबर वेक्टर डी लिख सकते हैं। इसकी दिशा में मात्रक सदिश, तो डी कैप बराबर कितना हो जाएगा, डी कैप बराबर हो जाएगा, यहाँ से दिख रहा होगा, वेक्टर बी प्लस सी को लिख सकते हैं वेक्टर डी, और वेक्टर डी की दिशा में मात्रक सदिश डी कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर डी बट्टे वेक्टर डी का मॉडुलस। तो कितना हो जाएगा, अतः वेक्टर बी प्लस सी की दिशा में मात्रक सदिश हो जाएगा बेटा वेक्टर बी प्लस सी अपॉन वेक्टर बी प्लस सी का मॉडुलस। तो बी प्लस सी कितना है बेटा 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ठीक है, ये क्या आ गया है, वेक्टर बी प्लस सी की दिशा में मात्रक सदिश। अब उसने क्वेश्चन में कहा था एक वेक्टर ए था, पहले वाले को वेक्टर ए, उसने कहा वेक्टर ए का वेक्टर बी प्लस सी के योगफल की दिशा में जो मात्रक सदिश आएगा उसके साथ उसका अदिश गुणनफल, मतलब इसे वेक्टर डी दे दिया वेक्टर बी प्लस सी को, तो डी कैप निकाल दिया हमने, तो वेक्टर ए का गुणा डी कैप के साथ जो आएगा वो बराबर 1 के आएगा। ये करना है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो ए डॉट डी कैप बराबर 1 निकालना। तो प्रश्नानुसार ए की वैल्यू तो ये हो गई आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये बेटा किसकी वैल्यू होगी, वेक्टर डी कैप की होगी, सॉरी डी कैप की होगी, डॉट डी कैप बराबर 1। तो इनका आई वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे वाले के साथ और के वाले के साथ करना, क्या हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 बट्टे अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब दोनों तरफ स्क्वायर किया, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 6 12 लैम्डा बराबर लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, 12 लैम्डा है और ये 4 लैम्डा इधर ले गए तो 8 लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 44 है और 36 को इधर लाए, 44 में 36 गए तो 8 लैम्डा बराबर 8, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 1, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समान परमाणु वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं। दोबारा सुने, उसने कहा एक तीन वेक्टर हैं बेटा, ए बी सी समान परमाणु वाले हैं, मतलब वेक्टर ए का परिमाण बराबर वेक्टर बी का परिमाण बराबर वेक्टर सी का परिमाण, मतलब तीनों वेक्टरों के परिमाण समान है, परस्पर लंबवत हैं। तो इन तीनों वेक्टरों के परिमाण तो बराबर लैम्बडा दे सकते हैं या के भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं इसकी जगह पे। और उसने कहा है परस्पर लंबवत है, मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर बी, वेक्टर बी परपेंडिकुलर सी और वेक्टर सी परपेंडिकुलर वेक्टर ए। तो दर्शाइए कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी तथा सी के साथ बराबर झुका हुआ है। दोबारा सुने, तीन वेक्टर दे रखे हैं समान परिमाण वाले हैं, मतलब वेक्टर ए का मॉडुलस बराबर वेक्टर बी का मॉडुलस बराबर वेक्टर सी का मॉडुलस बराबर लैम्बडा मान लिया, और तीनों लंबवत हैं, तो ए परपेंडिकुलर बी, बी परपेंडिकुलर सी और सी परपेंडिकुलर ए। तो दर्शाइए कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी सदिश ए बी तथा सी के साथ बराबर झुका हुआ, मतलब एंगल बराबर निकालने हैं हमें। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था कि तीनों वेक्टरों के समान परिमाण हैं, मतलब वेक्टर ए का मॉडुलस बराबर वेक्टर बी का मॉडुलस बराबर वेक्टर सी का मॉडुलस बराबर लैम्बडा मान लिया। और उसने कहा है सदिश ए बी सी परस्पर लंबवत हैं। कहने का मतलब क्या, जब ये लंबवत होंगे ए बी पे परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी बराबर 0 होगा, बी सी पे लंबवत होगा तो बी डॉट सी बराबर 0 होगा, और सी ए पे लंबवत होगा तो सी डॉट ए बराबर 0। अब माना हमने कि वेक्टर ए, जो वेक्टर ए है, ए प्लस बी प्लस सी के साथ θ1 कोण बनाता है। तो पुनः माना वेक्टर ए तथा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के बीच का जो कोण है कितना है, θ1 है, और वेक्टर बी इसके साथ कितना बनाएगा, θ2, और वेक्टर सी इसके साथ कितना बनाएगा, θ3। तो तीनों कोणों को बराबर दिखाना है। तो वेक्टर ए का ए प्लस बी प्लस सी के साथ कोण कितना बन रहा है, θ1। तो ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, ए डॉट बी कितना होता है बेटा, ए डॉट बी बराबर होता है, देखो ए डॉट बी बराबर होता है मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा, ये होता है। तो यही प्रोसेस यहाँ की हमने, ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस θ1। अब ए का ए के साथ डॉट किया तो ए डॉट ए का बी के साथ किया ए डॉट बी, ए का सी के साथ किया ए डॉट सी, बराबर कितना हो जाएगा, मॉडुलस ए की वैल्यू कितनी है बेटा, लैम्बडा। ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस θ1। ए डॉट ए कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी कितना हो जाएगा बेटा 0, और ए डॉट सी बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये गिवन है, बराबर कितना हो जाएगा लैम्बडा इंटू मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस θ1। ये 0 क्यों हो गई, क्योंकि ये बी पे परपेंडिकुलर है और ये सी पे भी परपेंडिकुलर है। तो ये तो हो जाएगी लैम्बडा ए की, सॉरी मॉडुलस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्बडा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो लैम्बडा स्क्वायर बराबर लैम्बडा इंटू मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस θ1। बेटा लैम्बडा से लैम्बडा कट जाएगा तो कॉस θ1 बराबर कितना हो जाएगा, कॉस θ1 बराबर हो जाएगा लैम्बडा अपॉन मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी, कॉस θ1 हो गया। अब हम इसे यहाँ से θ1 निकाल सकते हैं, θ1 बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स लैम्बडा अपॉन मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। θ1 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस इनवर्स लैम्बडा अपॉन मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार माना कि वेक्टर बी तथा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के बीच कितना कोण है, θ2 है, तब बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, मॉडुलस बी इंटू मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस θ1। बी का ए के साथ डॉट किया बी डॉट ए, बी का बी से किया बी डॉट बी, बी का सी से किया बी डॉट सी, बराबर कितना हो जाएगा, मॉडुलस बी की वैल्यू लैम्बडा इंटू मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी कॉस θ2, और ये बी डॉट ए कितना हो जाएगा बेटा 0, और बी डॉट सी भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये परस्पर लंबवत हैं। तो देखो ये 0 हो गया, ये भी मॉडुलस बी का स्क्वायर, ये 0 हो गया, बराबर लैम्बडा इंटू मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस θ2। ये लैम्बडा स्क्वायर बराबर लैम्बडा इंटू मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी कॉस θ2। कॉस θ2 बराबर कितना हो जाएगा, लैम्बडा से लैम्बडा कट जाएगा तो लैम्बडा अपॉन मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं हम, θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, कॉस इनवर्स यही वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा अपॉन मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तथा यदि वेक्टर सी व
वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के बीच का कोण कितना है, थीटा 3 है। जब थीटा 3 है तो बेटा कितना हो जाएगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। तो सी का डॉट प्रोडक्ट निकाला किसके साथ, वेक्टर सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर मॉडुलस सी इंटू मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस थीटा 3। सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी बराबर कितना हो जाएगा, मॉडुलस सी की वैल्यू कितनी बेटा, लैम्बडा इंटू मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी बराबर इंटू कॉस थीटा 3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, सी डॉट ए 0 हो जाएगा, सी डॉट बी भी 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस सी स्क्वायर बराबर ये लैम्बडा इंटू मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस थीटा 3। यहाँ रीजन भी लिख दिया कि सी डॉट ए 0 होगा क्योंकि सी ए पे लंबा है, और सी डॉट बी भी 0 होगा क्योंकि सी बी पे परपेंडिकुलर है। अब मॉडुलस सी बराबर कितना हो जाएगा, लैम्बडा। तो हम क्या देखते हैं, मॉडुलस सी की वैल्यू कितनी है बेटा, लैम्बडा। तो लैम्बडा का स्क्वायर बराबर लैम्बडा इंटू मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस थीटा 3। लैम्बडा से लैम्बडा कट गया तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 3 बराबर हो जाएगा लैम्बडा अपॉन मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से थीटा 3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, थीटा 3 बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स लैम्बडा अपॉन मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि बेटा कॉस थीटा 1 की वैल्यू, कॉस थीटा 2 की वैल्यू, कॉस थीटा 3 की वैल्यू, तीनों वैल्यू अपने आप में बराबर हैं। और वो कितनी वैल्यू है, वो वैल्यू है बेटा लैम्बडा अपॉन मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी। या ये कह सकते हैं थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू, तीनों वैल्यू बराबर आ रही है। अतः थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी तथा सी के साथ बराबर झुका हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर यदि और केवल यदि ए बी लंबवत हैं। यह दिया हुआ है कि ए नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0। दोबारा सुने, क्या सिद्ध करना है कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, मतलब वेक्टर ए प्लस बी इंटू वेक्टर ए प्लस बी, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ये इतने के बराबर आएगा। कितने के बराबर, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। कब, यदि और केवल यदि ए और बी लंबवत है, मतलब ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, माना ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। तब हम सिद्ध करेंगे कि ए और बी कैसे हैं, लंबवत हैं। तो देखना ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, जो दिया है हमें मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया वितरण नियम से, तो ए डॉट ए प्लस बी, फिर अब बी वाले किया प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। ए डॉट ए मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, अब ए डॉट बी जैसा ऐसा ही रहने दिया। अब बी डॉट ए और बी डॉट बी कितना हो जाएगा, बी डॉट बी मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर बराबर ये क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। बेटा ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। ए डॉट बी बोले या बी डॉट ए बोले, दोनों एक ही बात है। तो ये दोनों जोड़कर कितने हो जाएंगे, 2 ए डॉट बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। बेटा इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर से मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि इधर कैंसिल, इधर लेके जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का इधर लेके जाएंगे माइनस का, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, 2 ए डॉट बी बराबर 0 और ए डॉट बी बराबर क्या आ गया, 0, क्योंकि दो को ट्रांसफर कर लेगा। जब ए डॉट बी बराबर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, ए और बी कैसे हो गए, लंबवत हो गई। अब देख गया, इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर ट्रांसफर करके लाएंगे माइनस हो जाएंगे, और 2 ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। तो दो को ट्रांसफर करके ले गए तो ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। था ए और तथा बी कैसे लंबवत हैं। अब दूसरी कंडीशन लेकर के चलेंगे इसकी। अब की बार हम मान के चलेंगे कि ए और बी लंबवत हैं। जब लंबवत होंगे तो अब की बार सिद्ध करेंगे कि मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी के। पुनः माना ए तथा बी कैसे लंबवत हैं, तब हम सिद्ध करेंगे ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। तो बेटा क्या हो जाएगा, अब ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो ए डॉट ए प्लस बी प्लस बी का इसके साथ किया तो बी डॉट ए प्लस बी, ए डॉट ए ये प्लस ए डॉट बी, अब बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ए डॉट ए कितना हो जाएगा बेटा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक ही बात हैं, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, तो बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 ए डॉट बी प्लस ये मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा।
और जब ए और बी बेटा लंबवत माने हैं, हमने माना ए और बी लंबवत हैं, तो बेटा ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह 0 हो गया, क्योंकि ए तथा बी लंबवत हैं, इसलिए ए डॉट बी बराबर 0, तो यहाँ 0 रख दिया। ठीक है, अतः ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, यदि और केवल यदि जब ए और बी लंबवत हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे आते हैं इसके ऑप्शनल क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बेटा दो सदस्य हैं वेक्टर ए और बी, इनके बीच का कोण थीटा है। दो वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा यदि, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से देखना है कौन सा ऑप्शन ठीक होता है। हम जानते हैं बेटा ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर होता है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। लेकिन दिया हुआ है कि ए डॉट बी का जो मान है वो 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, तो ए डॉट बी का मान तो ये रहा, तो मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों वैल्यू दोनों का गुणनफल 0 से बड़ा या बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, मॉडुलस ए का मान 0 से बड़ा होगा और मॉडुलस बी का मान भी 0 से बड़ा होगा, तो कॉस थीटा का मान भी 0 से बड़ा या उसके बराबर हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान 0 के बराबर कब हो सकता है बेटा, जब थीटा की वैल्यू π/2 रही हो, और 0 से बड़ा कब हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी रही हो। समझ में आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से बड़ी या बराबर या π/2 से छोटी या उसके बराबर हो जाएगी। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है मान लीजिए वेक्टर ए और बी दो मात्रक सदस्य हैं। वेक्टर ए और बी दो कैसे मात्रक सदस्य, कहने का मतलब क्या है, वेक्टर ए का मॉडुलस और वेक्टर बी का मॉडुलस बराबर कितना हो जाएगा 1, और उनके बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर ए प्लस बी एक कैसा है, मात्रक सदस्य है यदि थीटा की वैल्यू π/4, थीटा की वैल्यू π/3, थीटा की वैल्यू π/2 और थीटा की वैल्यू 2π/3। हमें दिया क्या है यहाँ प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कैसे मात्रक सदस्य तथा उनके बीच का कोण कितना थीटा, तब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का जो मॉडुलस है 1 हो जाएगा और वेक्टर बी का मॉडुलस भी 1 हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है ए और बी मात्रक सदस्य हैं। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर 1 और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बराबर 1, और ए प्लस बी का मॉडुलस भी कितना दिया है, हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा। ए प्लस बी का मॉडुलस भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसने कहा है उनके बीच का कोण थीटा है, तो ए प्लस बी एक मात्रक सदस्य है, तो ए प्लस बी का मॉडुलस भी 1 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का मॉडुलस जब 1 हो जाएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी इसका स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। और मॉडुलस का स्क्वायर जब हो रहा है तो इसका मतलब क्या रहा होगा बेटा, ए प्लस बी डॉट डॉट ए प्लस बी, क्यों आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर दे रखा है, तो हम इसे ए डॉट ए लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, प्रूव किया था हमने। इसके आर्टिकल पढ़ना अच्छे से, जो आर्टिकल करा है, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, व्यूज़ कमा रहे हैं, व्यूज़ कमाएंगे तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जिससे मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिले, व्यूज़ ज़्यादा आएँ, सब्सक्राइबर बढ़ें। मैं आपके लिए फ्री में तो काम कर रहा हूँ। तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से समझ में आ गया, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बराबर होता है ए डॉट ए, तो हमने यहाँ स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी हो जाएगा बराबर 1 का स्क्वायर। अब इसका वितरण नियम लगा दिया, एक वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, वेक्टर ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर 1, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी बराबर 1। मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर कितना, ए डॉट ए कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक ही बात होती हैं, तो कितना हो जाएगा 2a डॉट बी प्लस बी डॉट बी कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। अब बेटा मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू 1 और मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये भी 1 हो गया, और ए डॉट बी बराबर कितना होता है 2, जैसा ऐसा ए डॉट बी बराबर हो जाता है मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा, तो 2 इंटू मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 1, तो 1 और 1 2 प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा, मॉडुलस ए की वैल्यू 1 मॉडुलस बी की वैल्यू 1 इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 1, 2 कॉस थीटा बराबर बेटा 1 प्लस का 2 इधर लेके पक्षांतर करके
तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा और -1 cos थीटा और -1/2। कॉस की टेबल में -1/2 कितने का मान होता है, तो कॉस की टेबल में -1/2 जो मान होता है बेटा 120 का होता है, वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। मैंने यहाँ इसकी वैल्यू रेडियन में निकाल दी है, ठीक है। 12th में पढ़ रहे हैं आप, निकाल सकते हैं कि cos थीटा और -1/2 है, तो यहाँ थीटा का मान कितना हो, थीटा का मान 2π/3 हो जाएगा, ठीक। ये देखना है कॉस की टेबल में -1/2 कितने का होता है, तो कॉस 120 का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18, ये कह रहा है आई डॉट जे प्लस के प्लस जे डॉट आई प्लस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। सदिश आई जे तथा के परस्पर लंबवत हैं तथा मात्रक सदिश भी हैं। दोनों सदिश कैसे हैं बेटा, जो तीनों सदिश जो होते हैं आई जे के, तीनों एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। आई जो होता है एक्स अक्ष की दिशा में होता है वाई, और जे जो होता है वाई अक्ष की दिशा में होता है, के जो होता है जेड अक्ष की दिशा में होता है। तीनों परस्पर लंबवत होते हैं और मात्रक सदिश होते हैं, मतलब इनकी जो वैल्यू होती है आई की वैल्यू 1, क्योंकि ये मात्रक सदिश होते हैं, जे की वैल्यू भी 1 होती है और के की वैल्यू भी 1 होती है। तो सदिश आई जे के परस्पर लंबवत हैं तथा मात्रक सदिश भी हैं, तो आई डॉट जे प्लस जे डॉट आई प्लस के डॉट आई क्रॉस के। तो आई का जे से क्रॉस डॉट किया तो आई डॉट जे प्लस आई डॉट के प्लस जे डॉट आई प्लस जे डॉट के प्लस के डॉट, बेटा आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, आई क्रॉस जे बेटा के बराबर हो जाता है, और के का के से डॉट किया तो देखना आई डॉट जे कितना हो जाएगा, यहाँ से बता दूं मैं, ए डॉट बी बराबर जानते हैं सभी, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा होता है। बेटा आई और जे कैसे होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, तो कॉस थीटा कॉस 90, क्योंकि लंबवत हैं तो 90 डिग्री होगा दोनों के बीच का कोण, तो कॉस 90 कितना होगा 0, तो आई डॉट जे 0, ऐसे आई डॉट के 0, ऐसे जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0 हो जाएगा। के डॉट के कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर के का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है यदि दो सदिश दे रखे हैं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, दो सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का कोण थीटा है, तो ए डॉट बी का मॉडुलस बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी के मॉडुलस के। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल्स जो बच रहे हैं उसका एक वीडियो बना करके और डाल देंगे, जिससे चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम 3D शुरू करेंगे, और 3D पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है बेटा। ये जो 10वां चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, और जो 11वां चैप्टर है 3D त्रिविमीय ज्यामिति, तो जो त्रिविमीय ज्यामिति है इसी से रिलेटेड है, वेक्टर से रिलेटेड है, उस पर अच्छे से फोकस देना। दोनों चैप्टरों से 13 से 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आता है, और 3D पूरी रिलेटेड है इससे। उसमें लाइन और प्लेन जो है अपने आप में अच्छे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, तो ध्यान से सुनिएगा उसको। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, और इसका इतने आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये करा है, दो सदिश हैं ए और बी, उनके बीच का कोण थीटा है, मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी बराबर है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, तो थीटा का मान पूछ रहा है। प्रश्नानुसार ए तथा बी के बीच का कोण कितना है, थीटा, तो ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। दोनों समीकरण मिल गए, इनके मॉडुलस भी निकाल दिए हम, तो ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है, लंबवत इकाई सदिश होता है। किन की दिशा में होता है वो बेटा, ए क्रॉस बी के लंबवत होता है। तो ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप की वैल्यू 1 हो गई। और ये दोनों बराबर दे रखे हैं, दोनों वैल्यू बराबर दे रखे हैं, तो इसकी वैल्यू ए डॉट बी की वैल्यू ये होगी मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी की हो गई मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी साइन थीटा। तो बेटा इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, और दोनों तरफ कॉस का भाग दिया, कॉस का भाग देंगे तो कॉस में कॉस का दिया तो कितना हो गया 1, इसमें साइन में कॉस का दिया तो 10, तो कितना हो जाएगा बेटा टेन थीटा बराबर 1, और टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 10 की टेबल में कितने का मान होता है 10π/4 का, थीटा बराबर कितना हो गया π/4, तो एंगल कितना आ गया इनके बीच का π/4। तो ठीक है, चैप्टर ख़त्म होता है बेटा। इसके एग्जाम्पल पोर्शन और रह रहे हैं, उनकी वीडियो बना करके और डाल दूंगा मैं आगे 1-2 दिन में, जिससे चैप्टर पूरा हो जाएगा। 3D चैप्टर शुरू करेंगे, वेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। और अच्छे से रिवीजन करिएगा, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। धन्यवाद।